Good morning, class. Today we are going to finish our chapter, that is human environment. So last time हमने पढ़ा था सेटलमेंट्स के बारे में, जिसमें लास्ट हमारा था रूरल अर्बन इंटरडिपेंडेंस। मैंने बताया था कि किस तरीके से गांव शहर के ऊपर, शहर गांव के ऊपर निर्भर करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहला जो शब्द है वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। यातायात वह सुविधा है जिसके द्वारा मनुष्य और सामान, पीपल एंड गुड्स, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य और गुड्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी एक पूरी व्यवस्था। तो इसमें एक तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, इसमें कई तरीके के ट्रांसपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, मेजर 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पर ट्रांसपोर्ट 4 तरीके के क्यों होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की जियोग्राफी में, किस तरीके के रिलीफ फीचर में हम रहते हैं। रिलीफ फीचर क्या होता है? इंग्लिश का रिलीफ नहीं जिसमें आराम ही आराम होता है। ज्योग्राफी का रिलीफ का मतलब होता है एलिवेशन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पहाड़ वाले एरिया में रहते हैं जहां पर पहाड़ बहुत जर्जर स्थिति में है, इसे तोड़कर सड़क भी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हमको ट्रेवल करना है तो हम कैसे करेंगे? पहाड़ों में या ऐसे इलाकों में जहां पर आना जाना बहुत कठिन होता है, वहां पर हम हेलीपैड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां पर पॉइंट बहुत स्टीप है, जब हम नीचे उतरते हैं तो नदी ही नदी है, पानी ही पानी है ना? तो वहां पर हम पानी के जहाजों का या बोट्स का इस्तेमाल करते हैं आवागमन के लिए। जो इलाके बिल्कुल प्लेन होते हैं वहां पर हाईवेज, रोडवेज का निर्माण किया जाता है, जहां पर आवाजाही शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत आसान हो। रोडवेज और बाकी चीजों का निर्माण करने का एक और साधारण कारण यह है कि रोडवेज जो हैं वो किसी भी फैसिलिटी को क्लाइंट के डोर स्टेप तक यानी दरवाजे तक पहुंचाने का अपने अंदर जो है ताप रखते हैं। ठीक, तो रोडवेज जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वाटरवेज, एयरवेज, और उसके बाद हमारे पास है रेलवे। किसी ऐसे एरिया से जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, उस एरिया से लोगों को किसी दूसरे एरिया में ले जाने का सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता और बढ़िया भूमिगत साधन, भूमिगत कह रहा हूं, भूमि वाला साधन यानी लैंड वाला रूट जो है वो आपका रेलवे है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का सबसे बढ़िया साधन है रेलवे। अब हम बुक में जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो रिलीफ फीचर होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पर्टिकुलर एरिया को, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में सहायता करती है। रिलीफ फीचर मैंने बताया आपको कि एलिवेशन पॉइंट होता है, मतलब ऊंचाई नीचाई होती है। कोई स्थान कितना ऊंचा है और कितना नीचा है, इसके बीच में जो हम क्या कहते हैं, इसको जब हम मैप करते हैं तो वही रिलीफ कहलाता है। तो ज्योग्राफी का रिलीफ मतलब ऊंचाई नीचाई किसी स्थान की कैसी है, तो उसी के अनुसार वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप करता है। दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है किसी एरिया में रॉ मटेरियल बहुत होता है, उसके बगल में ही कहीं बाजार है, तो हम वहां देखेंगे कि रोडवेज बहुत अच्छे से बनेंगे, रोड बहुत अच्छी अच्छी बनेंगी वहां पर। ठीक है, सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं किसी जगह पर, तो वहां रोडवेज का निर्माण होगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पर फैसिलिटीज ज्यादा है। और शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रेवल करने के लिए आप हवाई जहाज का प्रयोग तो नहीं करेंगे, है ना? मान लीजिए कि हमको पक्के जाना है बाजार करने के लिए, तो हम हवाई जहाज लेके नहीं जाएंगे, हम रोडवेज से जाएंगे। ठीक है, हम टेम्पो करेंगे, बैठ जाएंगे, निकल लेंगे, या हम अपनी गाड़ी निकालेंगे और ड्राइव करते हुए पहुंच जाएंगे पक्के। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होता तो मुझे खरीदारी करने दुबई जाना होता, तो क्या मैं अपनी कार से जाता या मैं टेम्पो में बैठता? तो रिलीफ फीचर और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों जो है मिलकर किसी स्थान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसकी शुरुआत सिस्टम की कैसे होती है। पहले मनुष्य जो है वो 4 पैरों पर चलता था, फिर वो 2 पैरों पर चलने लगा, फिर धीरे धीरे उसने जानवरों को अपना दास बनाया, उनकी पीठ पर बैठकर वो सफर करने लगा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, पहिया और जानवर दोनों ही डबल एनर्जी से डबल इंजन वाली क्या कहते हैं गाड़ी बन गए।
बहुत भारी से भारी सामान को पहिए वाली गाड़ी पर रखकर ढकेल दिया जाए तो वो आसानी से किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है ना। तो पहिए का आविष्कार हुआ। लेकिन अब भी हम ह्यूमन जो है एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में अभी भी गधे वाली ट्रेन चलती है। तो डंकीज, म्यूल्स, कैमल्स एक्सेट्रा, लामाज, इन सब का इस्तेमाल जो है दुनिया भर में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर पिट्ठू होते हैं, उनकी पीठ पर बैठकर आप वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी की उस पर्टिकुलर एरिया में गाड़ियां ले जाना संभव नहीं है। तो हेलीपैड है वहां पर, या तो पिट्ठू है, उसकी पीठ पर बैठ कर हम जा सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ऐसे दुर्गम इलाके जहां जा पाना संभव नहीं है, वहां पर किस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो 4 प्रकार का होता है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के रिलीफ फीचर में, किस तरीके की ज्योग्राफी में हम रहते हैं। जैसे अगर हम वेनिस में रहते हैं तो वहां पानी जो है वो शहर के अंदर बहता है, तो वहां पर हम रोड से नहीं जा सकते, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो हम जहाजों से, पानी के छोटे छोटे बोट से जो है ट्रेवल करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा भरता है वहां पर शिकारा होते हैं, शिकारा जो भी बोलते हैं, शिकरे चलाते हैं लोग वहां पर। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर आप उड़ीसा और क्या कहते हैं बाकी के कुछ जगहों पर जहां पर मछली पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है, वहां पर लोग जो है वाटरवेज का ही इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका, अब देखिए कि वो एक आइलैंड है, तो उसके पास क्या सबसे स्ट्रांग होगा, नेवी बहुत स्ट्रांग होगी उसकी, क्योंकि उसे जो भी ट्रेवल करना है पानी में करना है, क्योंकि रोड उसके पास नहीं है। विश्व में कहीं भी जाने के लिए उसके पास 2 ही चीज है, या तो पानी का जहाज या तो हवाई जहाज। भारत में तो हम कई देशों में अगर चाहें तो पास बनवाकर सड़कों से यात्रा कर सकते हैं, साइकिल से यात्रा कर सकते हैं। आप चीन साइकिल से जा सकते हैं, उसमें साल भर जरूर लगेगा, है ना। आप पाकिस्तान जा सकते हैं साइकिल से, आप पंजाब जाइए, पंजाब से बाघा बॉर्डर जाइए, और अगर वो अलाउ करते हैं तो साइकिल से आप पाकिस्तान जा सकते हैं। पर क्या श्रीलंका जा सकता है? श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। यानी रिलीफ फीचर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके का किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगा। तो यहाँ 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुए, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। इसमें से सबसे जो चीपर है वो वाटरवेज होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं सबसे जो महंगा होता है वो एयरवेज होता है। पर एयरवेज और वाटरवेज में अंतर जो है वो टाइम का है। एयरवेज टाइम बचाता है, वाटरवेज में टाइम लगता है। सबसे पहला हमारा है रोडवेज। छोटी डिस्टेंसेस के लिए जैसा मैंने बताया रोडवेज जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। किसी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको डेवलप कराना है तो वहां पर अच्छी रोड का होना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी स्थान पर अगर आपको निर्माण करवाना है, वहां पर एक नई क्या कहते हैं तरीके का एक कल्चर वहां पर स्थापित करना है, उसको किसी पर्टिकुलर एरिया को लखनऊ और दिल्ली की तर्ज पे बनाना है, तो वहां पर आपको अच्छी रोड्स चाहिए। दूसरा ये, तीसरा पॉइंट ये कि ये डोर स्टेप डिलीवरी के लिए रोडवेज बड़ा अच्छा है। आपके घर तक एक सड़क जरूर जाती होगी, आपके घर पे एक पता लिखा होगा। अगर आपने अमेजोन से कोई सामान मंगाया होगा तो वो सीधे आपके घर पे लाके देता होगा। वो रोड के थ्रू आता है। अगर वो हवाई जहाज के थ्रू आता तो शायद आपके घर का पता नहीं देख पाता, क्योंकि सबकी छतें समान लगती हैं, है ना। तो डोर स्टेप डिलीवरी, किसी क्लाइंट के, किसी कस्टमर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है अगर रोड से उसकी कनेक्टिविटी है। इसलिए रोड के किनारे के मकान महंगे मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, सुपरफास्ट हाईवेज। रोड जो है इसके क्या कहते हैं कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इसे हाईवे से जोड़ा गया है। ये ट्रैफिक को कम करता है। दूसरा, ये मूवमेंट को फास्ट कर देता है। सबसे ज्यादा ट्रक्स जो है रोड उस पे हाईवे पे चलते हैं, जो मालवाहक होते हैं उनके पीछे जो है सामान रखा रहता है, सामान लदा रहता है। ये मालवाहक ट्रक्स जो है हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवेज जो है, सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है रोड्स की, वो यूएसए में है। यहाँ पर हर शहर जो है वो मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है। हर शहर, हर मोहल्ला वो पैटर्न पे बसा हुआ है। हमारे शहर की तरह नहीं कहीं भी कभी भी कहीं भी घर बना दिया। तो पैटर्न पर ना बसे होने की वजह से जो आपका इंडिया है वहां पर कनेक्टिविटी कम है। यूएसए में पैटर्न है शहरों के बनने का, उनके बसने का, इसलिए वहां पर हर शहर जो है मेजर हाईवे से जुड़ा हुआ है। डेंसिटी रोडवेज की बहुत हाई है।
नेशनल हाईवे सिस्टम भारत ने डेवलप किया है। जैसे हम भारत में, हम बस्ती में रहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हम कौन से हाईवे के पास रहते हैं, एनएच नेशनल हाईवे नंबर कितना है। फिर नेशनल हाईवे सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हाईवे के थ्रू जो है हम पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व सॉरी हम पूरे इंडिया को इसी से जोड़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आपके वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां तक हाईवे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ाव है हाईवे से हाईवे तक का, पूरे आपके 2800 राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, सभी को एक साथ जोड़ देता है। इंडिया ने क्या कहते हैं, जो नेशनल हाईवे है इंडिया का, वो बहुत डेवलप्ड है। उसके किनारे किनारे आपको उसकी अथॉरिटी को NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। वही टोल टैक्स भी लेते हैं। भारत ने भी रिसेंटली एक नया हाईवे बनाया है, सुपर हाईवे, जिसपे स्पीड लिमिट जो है वो लिखी हुई है, उससे कम पे आपको नहीं चलना है और ज्यादा गति से भी नहीं चलना है। उसे नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे कहते हैं। अगला है रेलवेज। रेलवेज हम जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद से ही भारत आया है, ठीक है। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था जो भाप से चलता था, ठीक है। वो जो स्टीम इंजन था उसे लोकोमोटिव भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। लोकोमोटिव मतलब जो छुक छुक वाली ट्रेन होती है, ठीक है। लोकोमोटिव्स बने, स्टीम इंजन बने, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट का सूचक बन गया। किसी पर्टिकुलर एरिया में रेलवे का होना बताता है कि इस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, क्योंकि रेलवे जो है इंडस्ट्रियल यूनिट का हिस्सा मानी जाती है। सबसे जरूरी चीज, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रेलवे नेटवर्क इंडिया का पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क पूरे एशिया में, चाइना में, जापान में, वियतनाम में, थाईलैंड में, बैंकॉक में, कहीं भी, पाकिस्तान में, रशिया तक, रशिया में है, रशिया में तो है, यहाँ तक कि मतलब मंगोलिया में, किर्गिस्तान में, कहीं भी नहीं है इतना बड़ा नेटवर्क रेलवे का। पूरे एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया का, और पूरे विश्व में चौथे नंबर पर भारत का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आता है वाटरवे। हाँ, ये जरूर हम याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे सिस्टम है उसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपका व्लादिवोक से, जो कि रशिया में है, चाइना को जोड़ता हुआ रशिया से बाहर निकल जाता है। रशिया बहुत बड़ा अपने आप में कंट्री है, और ये चाइना, रशिया और आसपास के पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया से बाहर निकल जाता है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। वाटरवे में है, वाटरवे प्रोवाइडेड बाय रिवर्स एंड ओशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवे जो है, ये जो जल मार्ग हैं, ये रिवर्स और ओशंस के द्वारा बनाए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करते हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी बल्की गुड्स। सबसे ज्यादा सस्ता आपको वाटरवे पड़ेगा अगर आपको कोई सामान जो है वो लेके इधर से उधर जाना है। चाहे जितना वजन वाला सामान हो, आप इस पर रख कर बड़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन बल्क इज कैरीड आउट यूजिंग सी रूट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकतर जो है इसी से किया जाता है, वाटरवे से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज एंड आउटलैंड वाटरवेज। ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। इनलैंड का मतलब होता है कि अपने देश के अंदर ही अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है वाटरवेज के थ्रू, तो वो इनलैंड वाटरवे कहा जाता है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड as inland waterways. There are mechanical boats and steamers are preferred mode of transportation. They carry cargo as well as passenger across these waterways. अब हम देखते हैं कि किसी को अगर नेविगेबल का मतलब है कि हमें रास्ता पता हो नदी में कि हमें किधर जाना है, तो नेविगेबल रिवर और लेक्स में हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवे का संचालन करते हैं। वो सामान और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए काम आती है। The world largest business inland waterway is the Great Lakes between USA and Canada, along with the St. Lawrence River. In India, people used Ganga Brahmaputra river system to transport goods. Navigable rivers are interlinked by many countries with the construction of canals. Some of these are Suez Canal, Panama
and Kial. Oceanic transport. It is the easiest way of transport people and material from one continent to another. One of these routes depends on the international trade. Following are the important ocean routes: the North Atlantic route, the Mediterranean and Indian Ocean route, the Cape of Good Hope route, the Panama Canal route, the South Atlantic route. अब हम देखते हैं कि 5 तरीके के इंटरनेशनल ओशियनिक रूट हैं। अटलांटिक का रूट, ठीक है, द रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब आप अगर मैप में देखें तो वेस्टर्न यूरोप को ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। नीचे आपके एयर रूट्स वाले में आप मैप देख पाएंगे। जो हिस्सा आपको क्या कहते हैं अफ्रीका के ऊपर दिख रहा है और अफ्रीका के आपके लेफ्ट हैंड साइड पर वो यूरोप है और एक साइड में आपका अमेरिका है। वहां से बिल्कुल सिधाई पर, यूरोप से बिल्कुल सिधाई पर आपका ये नॉर्थ अटलांटिक रूट है। अटलांटिक ओशियन में ट्रेवल करते हुए आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशियन रूट जो है ये आपका इजिप्ट और क्या कहते हैं इजराइल के बीच से होकर के यूरोप जाता है, मेडिटेरेनियन का रूट। इसी पर आपका स्वेज कैनाल बना हुआ है। ये मेडिटेरेनियन में इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप जो है साउथ अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा था क्योंकि ये उनके लिए उम्मीद का रास्ता था कि एक दिन वो इंडिया तक समुद्र के रास्ते से पहुंच पाएंगे, जिस रास्ते को कोई अब तक नहीं जानता है। इसका नाम इसीलिए केप ऑफ गुड होप रखा गया। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट रूट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के बनने से पहले ये महत्वपूर्ण रास्ता वाटरवे माना जाता था। पनामा कैनाल Atlantic Pacific oceans are connected by this route. The greatest advantage of this route is that it connects the east and west coast of the USA. The South Atlantic route, it connects the eastern part of South America with Western Europe. अब हमारा टॉपिक है एयरवेज। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले एरोप्लेन का निर्माण जो है वो किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले एरोप्लेन का निर्माण जो है वो राइट ब्रदर्स ने किया था और उसके बाद ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। 20वीं सदी में देखिए महंगा तो पड़ता है एयरवेज, लेकिन फास्टेस्ट मोड है। पहले ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन से इंडिया आने में 62 डेज के आसपास का समय लगता था। आज वो ट्रेवल हम 1 दिन में कर सकते हैं। अभी आपको यहां से दुबई जाना हो तो आप 2 से 3 घंटे में दुबई पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये कैसे मुमकिन है? महंगा तो है, 12,000-15,000 रुपए की टिकट पड़ती है, लेकिन उसके बाद हम 1 घंटे में उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं जितनी हमें ट्रेवल करने में हमें महीनों लग सकते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। This is the fastest mode of transport developed by early 20th century. This is speedy but very expensive mode of transport. बहुत खर्चीला। Weather conditions plays a dominant role. अब आसमान में अगर वेदर कंडीशंस खराब हैं, हवाएं चल रही हैं, बिजली है, बारिश है, तो ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है कि एयर ट्रांसपोर्ट उस समय मुमकिन होगा या नहीं। एयर ट्रांसपोर्ट मोड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हाई स्पीड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फॉर रिमोट एंड inaccessible areas. However, airways are the only mode of transport. Air routes connect the major cities of the world. Most of the countries have 2 types of airport, domestic and international. ज्यादातर देशों के पास 2 तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, एक होता है घरेलू और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। जैसे IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, ये एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अमेरिका से लेकर के दुनिया भर के जितने हवाई जहाज हैं, अगर वो भारत के साथ उनका संबंध है तो वो यहाँ उतरते हैं। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में आपका लखनऊ का जैसे अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है। इंटरनेशनल एयरवेज कैरी कार्गो एंड पैसेंजर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज जो है वो अपने साथ कार्गो और पैसेंजर दोनों ट्रेवल करवाते हैं। वाइल डोमेस्टिक एयरवेज प्लेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक एयरवेज जो है वो देश के अंदर ही संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि कई राष्ट्रों के लोग वहां पर आवाजाही करते हैं। नई दिल्ली का एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क का, लंदन का, शिकागो का, टोक्यो, मुंबई, कराची एक्सेट्रा का, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है।
Some countries of South America and Africa lack the facilities of air transport. They do not have infrastructure for air transport. It requires a lot of funds to develop it. दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां पर एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वहां पर जो रिलीफ पैटर्न है, वहां पर हम हवाई अड्डा नहीं बना सकते। कुछ जगहों के तुरंत पास में समुद्र है, जो रनवे होता है वो बहुत बड़ा जगह लेता है। हवाई जहाज बहुत स्पीड से उड़ता है, जब उतरता है तो कई किलोमीटर तक उसको चलना पड़ता है। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर या तो सामने की तरफ पहाड़ है, जैसे पूरा का पूरा पहाड़ काट कर हमें रनवे बनाना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि ये आपका एयरवेज के लिए स्थान नहीं बना है। कम्युनिकेशन यानी दूरभाष। कम्युनिकेशन मीन्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस which human beings are doing from very long period of time. Communication is the key of survival for human beings. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे बहुत लंबे अरसे से मनुष्य करता हुआ चला आ रहा है। हमने सबसे पहले जब हमारे लैरिंग्स जो है वो ठीक होना शुरू हुए तो हमने भाषाई शब्दों का निर्माण किया, जिसकी वजह से हम विचारों का आदान प्रदान सहज तरीके से कर पाते। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं किसी और ऐप पर या LFS की ऐप पर, तो हम एक कम्युनिकेशन मोड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे मैं अपना विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हम दोनों हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते और समझते हैं, है ना। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसका इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि लाखों साल से मनुष्यों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन 1791 the semaphore was invented. This helped in maritime communication by making it very easy. In 1857, Samuel Morse developed the Morse code. It was another significant development in the fields of communication. The development of postal system in Great Britain was one of the most dynamic achievements. In 1912, airmail was introduced in India. It is the most popular means of communication even today. Almost all countries have now a postal service. In 1875, Alexander Graham Bell invented the telephone. 1791 में सीमाफोर को डेवलप किया गया। सेमाफोर जो है वो मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता था। इसमें एक तरीके की वेव को जो है वो छोड़ा जाता है, वो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है, तो हमें पता चलता है कि मैरीटाइम कन्वर्सेशन में, मैरीटाइम कम्युनिकेशन में वो बहुत सहायक होती है। फिर लास्टली हम आते हैं 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। इट चेंज द कम्युनिकेशन सिस्टम इंटायरली एंड इट स्पीड टू इट। इसने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को एकाएक परिवर्तित कर दिया, उसमें काफी सारे बदलाव किए। वन इज वेल कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ हिज मोबाइल फोन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो पूरे विश्व से जुड़ सकता है अगर उसके पास मोबाइल फोन हो। जैसे आप दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम चीज़ों पर। आपके लिए ये अचंभित करने वाला सत्य नहीं है, पर जब हमने शुरुआती दौर में फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया था तो हम अचंभित होते थे कि कैसे बिना किसी तार के एक आवाज़ दूसरे स्थान तक चली जाती है। Revolutionary changes were brought by satellite communication in the field of communication. Satellites have made communication easier and faster. अब ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टीवी है, आपका रिमोट सिस्टम है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। मोबाइल फ़ोन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया है जब सैटेलाइट सिस्टम में कुछ चेंजेस करके हमें एक अवसर दिया गया कि हम उससे जुड़ पाएँ। अब पूरा विश्व जो है गांव बना तब जाके कि हर आदमी जो है वो दूसरे आदमी से मिलता जुलता और जानता है। नाउ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबल विलेज। इस तरह से एक जो पूरा विश्व है वो एक गांव बन गया। दे हेल्प्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है वो फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ई मेल्स आर कॉमन एंड नाउ एंड वाइडली यूज्ड। ईमेल जो है उसका इस्तेमाल हम बहुतायत में करते हैं और अब ये एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का सबसे
इजिएस्ट जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मास मीडिया, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि मास मीडिया को मास मीडिया क्यों कहते हैं। मास का मतलब होता है जिसका आम जनसंख्या से, जनसाधारण से लेना देना हो। Large number of people can communicate at the same time with the newspaper, radio, television. This is called mass media. These modes are now being used to broadcast information, education, as well as entertainment. BBC, British Broadcasting Corporation, and CNN, cable news network, are housed names in the world. In India, the famous news agencies are United News of India, UNI, and Press Trust of India, PTI. तो मास मीडिया जो है वो जनसाधारण को पूरे विश्व से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें बीबीसी जो है और सीएनएन जो है ये सबसे पुराना, बीबीसी ब्रिटेन का और सीएनएन अमेरिका का चैनल है। ये बहुत पुराने चैनल हैं। इनके बारे में विश्व में कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता। भारत में यूएनआई और पीटीआई नाम के दो मुक्त क्या कहते हैं मास मीडिया के फोरम्स हैं, जहां से हम स्वाभाविक न्यूज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम विश्व से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास सरकारी में 2 चैनल हैं, रेडियो में आकाशवाणी और टीवी चैनल में दूरदर्शन। इन दोनों के नाम को अगर आप ध्यान से सोचें कि इसे आकाशवाणी क्यों कहते हैं और इसे दूरदर्शन क्यों कहते हैं, तो आपको पता चले कि भारत ने किस तरीके से इस फील्ड में तरक्की की है और कितना पुराना सिस्टम जो है ये था कि इसका नाम आकाशवाणी और दूरदर्शन रखना पड़ा। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।